इतने सारे भयानक किस्सों के चलते जंगल से होकर जाने वाली उस सड़क को भूतिया सड़क के नाम से जाना जाता था। मैंने भी उस सड़क के बारे में बहुत कुछ सुना था। मेरा नाम रामोदर है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। हर सफ़र अपने आप में एक चुनौती होता है और हमें हर चुनौती स्वीकार करनी पड़ती है। एक बार सामने वाली पार्टी ने इतना दबाव डाला माल पहुँचाने का कि किसी और रास्ते से जाता तो मैं यकीनन वक्त पर नहीं पहुंच पाता। इसीलिए मुझे उस रात मजबूरन शॉर्टकट लेना पड़ा, जो कि जंगल से होकर जाने वाली वही भूतिया सड़क थी। रात के 12 बज चुके थे। वैसे तो शहरों में सड़क हर समय व्यस्त रहती है, मगर इस सड़क पर केवल जंगली जानवरों की आवाज़ को चीरती मुझ अकेले की ट्रक थी। उस रात तक मैंने भूत, आत्मा, डायनों को केवल कहानियों में सुना था, लेकिन तब तक मेरे मन में ये बात बिल्कुल भी नहीं थी कि आज मैं कोई ऐसा दृश्य देखने वाला हूँ जो ज़िंदगी भर मेरा दिल दहलाता रहेगा। मेरी ट्रक उस सुनसान सड़क पर एक रफ्तार से निरंतर चली जा रही थी। उस रात मेरे साथ कोई हेल्पर भी नहीं था। तभी मैंने गाड़ी की रोशनी में सामने देखा कि कोई हलचल सी हो रही है। जैसे ही गाड़ी करीब पहुंची तो मुझे समझ आया कि वो हलचल इंसानों की ही थी। दो आदमी सड़क के बीचों बीच एक औरत और एक बच्ची को पीट रहे थे। मैंने उनसे 50 कदम दूरी पर ही ट्रक की ब्रेक्स लगाई। गाड़ी रुकते ही शायद उन दोनों आदमियों को डर लगा होगा और वो अंदर जंगल में भाग गए। मैं गाड़ी से उतरना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि वो सड़क पर पड़ी औरत खुद को घसीट घसीट कर सड़क किनारे की ओर लेकर जा रही थी और वो बच्ची धीरे धीरे उसके साथ चल रही थी। मुझे लगा उन दोनों लुटेरों ने उस औरत के पैर तोड़ दिए थे। मेरा ज़मीर उन्हें ऐसे छोड़कर न जाने के लिए मजबूर कर रहा था। इंसानियत के नाते मैं ट्रक से नीचे उतरा और उनके पास गया। वो छोटी बच्ची सुबक सुबक कर रो रही थी और वो औरत दर्द में कर्रा रही थी। मैंने उससे पूछा कि वो लोग आपको मार क्यों रहे थे, तो उस औरत ने एक सर्द आवाज़ में जवाब दिया, हम उनके खेत से अनाज चोरी करके भागे, इसलिए वो हमको मारे। उसकी ये बात सुनकर और उसकी बेटी के चेहरे का भोलापन देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने उनसे पूछा, आपका घर कहाँ है? उस औरत ने कहा, मेरा कोई घर नहीं है। मुझे उन दोनों पर काफ़ी दया आई, इसलिए मैंने उनसे कहा कि ये इलाका ठीक नहीं है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ दूंगा। उस औरत ने हाँ में गर्दन हिलाई। मैंने उस औरत को सहारा देकर खड़ा किया, धीरे धीरे उसे ट्रक तक लेकर आया। उसको और उसकी लड़की को गाड़ी में बिठाया और फिर से ड्राइव करने लगा। गाड़ी चलाते चलाते ही मैंने उस औरत से पूछा कि आपका पति कहाँ रहता है, तो उसने कहा, मर गया। उसकी ये बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, तो बात को घुमाने के लिए मैंने उससे पूछा कि आपकी बच्ची का क्या नाम है, तो इस पर वो चुप रही। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के लिए मैं भी चुप रहा। वो औरत और वो बच्ची दोनों सर झुकाए गुमसुम सी बैठी थी। मैंने उस बच्ची के चेहरे की तरफ गौर से देखा। उसकी नाक से खून टपक रहा था, जो देखकर मैंने उससे रुमाल उसकी तरफ करते हुए कहा, बेटा तुम्हारी नाक से खून बह रहा है, लो इससे साफ कर लो। उस बच्ची ने गर्दन मेरी तरफ घुमाई, मेरी तरफ एक हल्की सी मुस्कान मुस्कुराकर मेरे हाथ से वो रुमाल लिया और एक अजीब से ढंग में मेरे रुमाल को उलट पलट कर देखा और फिर रगड़ रगड़ कर अपनी नाक साफ करने लगी और नाक साफ करके रुमाल सामने रख दिया। तभी मैंने गौर किया कि वो औरत बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं उससे कुछ बोलता उससे पहले ही गाड़ी से कुछ टकराया। मैंने गाड़ी रोकी और देखा कि गाड़ी से टकराकर एक जंगली कुत्ता दूर जाकर गिरा था। वो सड़क पर तड़प रहा था और बेचारे उस कुत्ते की जान मेरी लापरवाही के वजह से सड़क पर पड़ी इतनी तकलीफ़ झेल रही थी। चूँकि गाड़ी रुकी हुई थी, मैंने अपने माथे का पसीना पोंछकर ऐसे ही उस औरत और बच्ची की तरफ देखा। वो दोनों बड़ी बड़ी आँखों से उस कुत्ते की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस कुत्ते ने अब छटपटाना भी बंद कर दिया था। मैंने उनसे कहा, चलो अब चलते हैं, वो मर चुका है, रात को ऐसे हादसे होते रहते हैं। इतना बोलकर मैं ट्रक को आगे बढ़ाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो औरत बोली, यहीं रुको।
इसके जवाब में मैं कुछ बोलता, उससे कुछ पूछता। उससे पहले ही उस औरत ने ट्रक से नीचे छलांग लगा दी और पीछे पीछे उस लड़की ने भी छलांग मारी। मैं हैरान था क्योंकि अभी अभी जिस औरत से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, वो अब ऐसे ट्रक से छलांग मारकर मेरी आंखों के सामने उतरी थी और मेरे देखते देखते वो औरत लंगड़ाती लंगड़ाती दौड़ रही थी और साथ में उसकी वो छोटी लड़की। दौड़कर दोनों उस कुत्ते के पास जाकर बैठ गए और दोनों उसे छुपकर सूंघने लगे। कुत्ता शायद मर चुका था। मेरी नज़रों के सामने उस छोटी लड़की ने कुत्ते के 2 पैर पकड़े और घसीट कर उसे सड़क किनारे झाड़ियों की तरफ ले जाने लगी और पीछे पीछे वो औरत लंगड़ाती हुई चल रही थी। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। और मेरी इसी उधेड़-बुन में वो दोनों मेरी नज़रों के सामने झाड़ियों में ओझल हो गए। और जाने उस दिन मुझे क्या हुआ था कि मैं गाड़ी से नीचे उतरा, ये देखने के लिए कि आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़कर मैं झाड़ियों तक पहुंचा। झाड़ियां हटाकर देखा तो वहां एक छोटी सी ढलान थी जिस पर कुत्ते को घसीट कर ले जाया गया था। मैं ढलान से नीचे उतरा, लेकिन मुझे वो दोनों कहीं दिखाई नहीं दिए। मैं इधर उधर नज़रें घुमा ही रहा था कि तभी मेरे कानों में एक आवाज़ पड़ी। जैसे कोई कुछ खा रहा था। मुझसे 20 कदम दूर सामने ही एक मोटा और लंबा पेड़ था। वो आवाज़ उसी पेड़ के पीछे से आ रही थी। धीरे धीरे सूखी पत्तियों पर मैं आगे बढ़ा। मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था क्योंकि पेड़ के पीछे कोई जंगली जानवर भी हो सकता था। पास जाकर मैंने झुककर देखा तो मुझे मेरी आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि पेड़ के पीछे वो औरत और वो लड़की उस मरे हुए कुत्ते को अपने मुंह से ही काट काट कर खा रही थी। उन दोनों के मुंह पर सिर्फ खून लगा था। ये भयानक नज़ारा देख मेरी रगों में बहते खून की जगह सांप और छिपकलियां रेंगने लगी थी। मेरे कदम लड़खड़ाने लगे थे। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बिना आवाज़ किए पलट कर यहाँ से वापस चला जाऊँ, लेकिन उस लड़की को हाथ से कुत्ते का कुर्ता निकालते देख मेरी उल्टी हो गई, जिससे उन दोनों को वहाँ पर मेरी मौजूदगी का पता चल गया और मेरी आवाज़ सुनते ही वो दोनों एकदम सीधे मेरे सामने खड़ी हो गई। उन दोनों की आंखें खून सी लाल चमक रही थी। खून से सने उनके दोनों के होठों पर मुझे देखकर एक मुस्कान थी। शायद मैं कुछ पल और वहाँ रुकता तो मेरी मौत पक्की थी। इसीलिए मैं अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर वहाँ से दौड़ा और बिना पीछे मुड़े बस दौड़ता रहा। उस चढ़ाई पर दौड़कर चढ़ते वक्त मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया, लेकिन मैं बिना पीछे मुड़े तुरंत उठकर खड़ा हुआ और तभी पीछे से मेरे पैर पर किसी ने पंजा मारा, लेकिन मैं फिर भी दौड़ता रहा। दौड़कर मैं अपनी गाड़ी में सवार हुआ और तुरंत वहाँ से गाड़ी भगाई। मेरा वहाँ से निकलना और उस औरत और उस लड़की का सड़क किनारे पर आना एक साथ हुआ। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो औरत और वो लड़की कंधे झटका रही थी। शायद वो दोनों हंस रही थी। मैं राम नाम का जाप करता गाड़ी और तेज़ी से भगाने लगा। गाड़ी अब काफ़ी दूर आ चुकी थी। मेरे सामने और पीछे बस वही वीरान सड़क थी। मैंने अब ट्रक ज़रा धीमी की और तभी पीछे से कुछ ट्रक पर ज़ोर से टकराया। मैंने बिना गाड़ी रोके खिड़की से बाहर गर्दन निकाल कर पीछे देखा तो पीछे सिर्फ सुनसान सड़क थी। ऐसी कोई भी चीज़ पीछे दिखाई नहीं दे रही थी जो गाड़ी से टकराई हो। मैंने गर्दन जैसे ही दोबारा अंदर की तो एक बार फिर मेरी दिल की धड़कनों ने जोर पकड़ लिया था क्योंकि मेरी दाईं ओर सड़क किनारे वही औरत और वही लड़की खड़ी थी। और जैसे ही ट्रक उनके पास से गुजरी वो ट्रक के पीछे दौड़ने लगी। मेरा शरीर डर के मारे कांपने लगा था क्योंकि मेरी ट्रक की स्पीड 80 के ऊपर थी और फिर भी वे दोनों मेरे यानी ट्रक के बराबर दौड़ रही थी और दौड़ते दौड़ते मुझसे कह रही थी, हमारा खून लेकर जाएगा तू। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिमाग में मेरा रुमाल आया जिससे उस लड़की ने खून पहुंचा था। मैंने तुरंत गाड़ी से वो रुमाल नीचे फेंक दिया और वो औरत और वो लड़की भी वहीं रुक गई। पूरे रास्ते मुझे यही बात सताती रही कि कहीं से वो दोनों मुझे नज़र न आ जाए, लेकिन भगवान का हमेशा
शुक्रगुजार रहूँगा कि उस दिन मेरी जान बच गई। लेकिन उस रात के बाद भी मुझे सपनों में वो भयानक औरत और लड़की दिखाई देते हैं। मुझे उस रात किसी औरत और बच्ची को पीटते दिखाई देते। वो दो लोग केवल मात्र छलावा था, वो मुझे फंसाना चाहते थे। अगर आप भी कोई ड्राइवर हैं तो ऐसी सुनसान सड़कों पर ज़रा संभल कर रहिएगा, क्योंकि हादसे बताकर नहीं होते। हर इंसान से उसके पापों की सज़ा भगवान किसी न किसी तरीके से कभी न कभी ज़रूर लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ सागर के साथ। सागर जब 6 साल का था तभी उसके पापा संजय पूरे परिवार के साथ यहाँ शहर आ गए और आज सागर 22 साल का हो चुका है। शहर आने के बाद एक बार भी सागर ने फिर से अपना गांव नहीं देखा है। जब कभी वो अपने परिवार वालों के सामने गांव के उस घर के बारे में कोई बात करता है तो उसे डरा धमकाकर चुप करा दिया जाता है। लेकिन अब सागर की छुट्टियां चल रही थी और उसके कहीं घूमने जाने का प्लान भी काफ़ी दिनों से तैयार था। और अपने प्लान के मुताबिक सागर अपने घर से तो कुछ और बोलकर निकला, लेकिन गया अपने गांव में। बस स्टैंड के नाम पर सिर्फ एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था जहां बस ने सागर को छोड़ा। बस से उतरकर सागर को अपने घर पर जाना था। गांव की गलियां सागर की 16 साल पहले की धुंधली यादों को साफ कर रही थी, लेकिन सागर को अपने घर तक का रास्ता मालूम नहीं था। तो शाम की उस सुहानी पहर में एक छोटी सी झोपड़ी के सामने बैठा एक बूढ़ा आदमी सागर को दिखाई दिया। सागर ने जाकर उस बूढ़े आदमी से संजय मल्होत्रा का घर पूछा। उस बूढ़े आदमी ने दाईं ओर सीधे जाने का इशारा किया। करीबन 10 मिनट चलने के बाद सागर एक घर तक पहुंचा जो 16 साल बाद भी गांव का सबसे बड़ा घर था। और वो था सागर के पापा संजय मल्होत्रा का घर। अपने घर के अंदर के दरवाजे पर जब सागर पहुंचा तो देखा दरवाजे पर जंग लगा एक मोटा ताला लटक रहा था, जो पास में रखी एक ईंट मारकर सागर ने तोड़ा और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा एक आवाज़ के साथ खुला। अंदर जाकर देखा तो पूरा घर धूल से ढका हुआ था। सीढ़ियों से होकर सागर ऊपर गया, जहां एक कमरे का दरवाज़ा ज़रा सा खुला था। सागर ने जाकर दरवाज़ा पूरा खोला और अंदर जाकर देखा तो सागर को हैरानी हुई, क्योंकि पूरा घर जहां सिर्फ और सिर्फ धूल मिट्टी से भरा पड़ा था, वहीं ये कमरा बिल्कुल साफ सुथरा, मानो कुछ ही दिन पहले यहाँ सफाई हुई हो। सागर ने सोचा शायद खिड़की से गांव का कोई इंसान यहाँ ज़रूर आता है। यही सोचकर सागर उस कमरे की दीवार से सटे एक बेड पर अपना बैग रखता है। वैसे तो पढ़ा लिखा सागर ये बात बखूबी जानता था कि कुछ दवाइयाँ या केमिकल नर्क का दरवाज़ा होती हैं, लेकिन फिर भी सागर ऐसी दवाइयों का आदी था। उसने अपने बैग से बिस्तर पर बैठकर सफ़ेद चूने जैसा कुछ निकाला, हाथ पर रखकर उसे सूंघा और सूंघते के साथ ही बेसुध होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। सागर को होश आया तो सबसे पहले उसने फ़ोन संभाला। उसके घर से 6 मिस कॉल्स आई थी। वक्त रात के 1 बजे का था, मगर बाकी सब चीज़ों को हटाकर सबसे पहले सागर अपनी जानलेवा प्यास बुझाना चाहता था। वाटर बोतल उठाई तो उसमें पानी नहीं था, लेकिन सागर के लिए उस वक्त पानी पीना बेहद ज़रूरी था। उसने सोचा बाहर जाकर पड़ोस में किसी से पानी मांग लेगा। नीचे उतरकर जैसे ही सागर घर से बाहर निकला तो उसने चांद की रोशनी में देखा कि एक लड़की उसकी तरफ दौड़ी आ रही थी। सागर के मन में आया कि वो इंसान है या फिर वो जो आप लोग सोच रहे हैं। वो लड़की सागर तक आई और उससे बोली, वो मुझे मार देगी, प्लीज़ मुझे बचाओ। सागर ने पूछा, कौन मार देगा? तो उस लड़की ने अपना फ़ोन सागर के हाथ में देते हुए कहा, देखो मैंने उसका वीडियो बनाया है। सागर ने वीडियो प्ले किया, जिसमें केवल 2 चमकती आंखें दिखाई दे रही थी और धीरे धीरे वो आंखें एक चेहरे का आकार ले रही थी, जो चेहरा सागर के पास खड़ी उस लड़की से हूबहू मिल रहा था। सागर ने फ़ोन से नज़रें हटाकर उस लड़की की तरफ गर्दन घुमाई तो अब वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वो फ़ोन अभी भी सागर के हाथ में था और उसके पैरों में एक पानी की बोतल पड़ी थी। सागर ने बोतल उठाई, पानी पिया
और दरवाज़ा बंद करके वापस सीढ़ियों की ओर चला तो उसे अपने साथ किसी और की भी तेज सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इधर उधर देखता सागर वापस ऊपर वाले कमरे में पहुंचा, दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही दरवाज़ा बंद करके पलटा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जिस दीवार से लगे बेड पर अभी कुछ देर पहले सागर बेसुध पड़ा था, उसी दीवार पर अब लाल रंग से लिखा था, मौत मौत मौत। सागर धीरे धीरे हवा की घूंट भरते हुए दीवार तक पहुंचा और उस रंग को अपने हाथ से छुआ जो अभी तक गीला था, और नाक के पास हाथ लाकर उस रंग की महक ली तो सागर को मालूम हुआ कि वो रंग नहीं बल्कि खून था। सागर का डर के मारे हलक सूख चुका था। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोला और पानी की एक घूंट भरी। पानी मुंह में लेते ही सागर ने एकदम से पानी थूक दिया और फिर बोतल को आंखों के सामने लाकर देखा तो उस बोतल में पानी नहीं बल्कि खून था, और सागर एक खून की घूंट भर चुका था। सागर ने तुरंत अपना सारा सामान बैग में डाला वहां से निकलने के लिए, और बैग लेकर दरवाजे की तरफ चला और 4 कदम चलकर ही रुक गया, क्योंकि सामने कोई दरवाज़ा नहीं था। चारों तरफ नज़र घुमाई तो पाया पूरे कमरे में न कोई दरवाज़ा और न ही कोई खिड़की थी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ दीवारें थी और हर दीवार पर लिखा था, मौत मौत मौत। सागर जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई निकालो मुझे यहाँ से बाहर, कोई है, प्लीज निकालो मुझे यहाँ से। चिल्लाते चिल्लाते सागर के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण जागी। उसने जेब से फ़ोन निकाला और अपने पापा को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन उठते के साथ ही सामने से संजय मल्होत्रा की आवाज़ की जगह एक और आवाज़ आई, पोशंपा भई पोशंपा, गाँव के घर में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, 8 की कुल्फी खाई, अब तो बाबा सागर ने को फ़ोन मरना कान से पड़ेगा। हटाया तो उसे मालूम पड़ा कि वो आवाज़ फ़ोन से नहीं बल्कि उसके पीछे से आ रही थी। धीरे धीरे सागर पीछे की तरफ पलटा तो पीछे उस बेड पर एक 10-12 साल की लड़की सागर की तरफ पीट करके बैठी थी, जिसकी कमर पर लंबे लंबे नाखूनों से नोचे जाने के निशान थे। सागर बड़ा ही कमज़ोर दिल का इंसान था और ये सब देख सागर बेहोश होकर गिर पड़ा। सागर को होश आया तो एक बार फिर सागर के मन में लाखों सवाल उमड़े, क्योंकि जिस कमरे में अभी तक सागर के बेहोश होने से पहले केवल दीवारें थी, अब उसी कमरे में एक दरवाज़ा भी था और पूरा कमरा रंग बिरंगी लाइटों से और कालीनों से सजा हुआ था। सागर ने दीवार से लगे उसी बेड की तरफ देखा तो उस पर वो 10-12 साल की बच्ची करवट लेकर पेट में घुटने दबाकर सागर की तरफ चेहरा करके लेटी थी। उसके हाथ बंधे हुए थे। सागर ने उसे गौर से देखा, उसकी आंखें बंद थी। सागर धीरे धीरे उस लड़की के ज़रा करीब पहुंचा, उसके चेहरे के सामने बिस्तर से नीचे बैठा और तभी उस लड़की ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी। उसकी ऐसे आंखें देख सागर का खून ठंडा पड़ गया। सागर उठा, दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही दरवाज़ा खोलने को हुआ, उससे पहले ही दरवाज़ा बाहर से किसी ने खोला और दरवाज़ा खुलते ही किसी ने सागर को सामने धक्का दिया और सागर कमरे के बीचों बीच जाकर गिरा। सागर ने खुद को संभाल कर सामने देखा तो लाल साड़ी में एक औरत सागर के सामने खड़ी उसे गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी। सागर डर के मारे कांपता कांपता खड़ा हुआ। वो औरत धीरे धीरे सागर तक आई और उसका गला अपने दोनों हाथों से दबाने लगी। तुझे मरना होगा सागर, तुझे मरना होगा, तू मरेगा तभी तेरा और बाप तभी संजय सागर की कमर से जहाँ लेकर उसके आएगा। पेट तक एक हाथ आर पार हो गया। सागर नीचे गिर गया
और अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में 4 औरतों को सागर ने अपनी बंद होती आंखों से जोर जोर से रोते देखा। संजय मल्होत्रा यानी सागर के पापा इस गांव के बहुत ही रईस आदमी थे, लेकिन उसके काले धंधे का शिकार हुई एक मंदा नाम की औरत, जिसे काम देने का लालच देकर संजय गांव लेकर आया। लेकिन संजय ने मंदा की तो जान नरक में धकेली ही, बल्कि उसकी 12 साल की मासूम कली को भी दरिंदों के हवाले कर दिया। संजय ने उस बच्ची को अपने घर के ऊपर वाले कमरे में बांध कर रखा था, जिससे उस बच्ची की मौत हो गई और मंदा ने भी खुद को आग लगाकर अपनी जान दे दी और संजय सब कुछ छोड़ छाड़ कर शहर चला गया। सागर की मौत संजय को वापस बुलाने वाला रास्ता है और यही नियति है। अंत अस्थि प्रारंभ। लखनऊ की भीड़ भाड़ वाली व्यस्त दुनिया से दूर वीरानियत में बंद पड़ा वो महिला पुलिस थाना अपने आप में कई राज छुपाए है। कहा जाता है कि एक कैदी औरत ने अपने सेल में खुदकुशी करके अपनी जान दे दी थी। उसके बाद से ही उस औरत की आत्मा इसी पुलिस थाने में भटकती है। कहा जाता है कि उसके मरने के बाद रहस्यमय तरीके से यहाँ 4 मौतें हुई। वो औरत किसी का भी थाने में आना पसंद नहीं करती, इसीलिए ये थाना कई सालों से बंद पड़ा है। अविनाश ने बहुत सुना था उस थाने के बारे में। अपनी पहली हॉरर फिल्म बनाने के लिए अविनाश को ऐसी ही किसी जगह की तलाश थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी अविनाश को लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन से वहां शूटिंग करने की मंजूरी नहीं मिली। तो एक दिन रात के 11 बजे अविनाश अपने कैमरामैन फ्रेंड सुमित के साथ उसी थाने के सामने पहुंचा। दीवार कूदकर दोनों अंदर घुसे। 8 सेल्स के उस पुलिस स्टेशन में 7 सेल्स के दरवाजे खुले थे और सबसे आखिरी कोने में 8वें सेल का दरवाज़ा अंदर से बंद था, जो कोई भी बाहर से बंद कर सकता था। अविनाश ने सुमित को कैमरा ऑन करके उसी 8वें सेल पर फोकस करने को कहा। सुमित अपनी पोजीशन लेकर कैमरा ऑन करके खड़ा हुआ। अविनाश दाएं से चलकर उसी सेल तक आया। सेल के सामने रुका, अंदर हाथ डालकर कुंडी खोलकर जैसे ही उस लोहे के मोटे सरियों वाले दरवाजे को खोला कि तभी बाकी 7 सेल्स के खुले दरवाजे अपने आप बंद हो गए और सुमित के हाथ से कैमरा छूटकर नीचे गिर गया। अविनाश गुस्से में सुमित तक चलकर गया और बोला, बेवकूफ़ इंसान, ये ही तो सीन था जो रिकॉर्ड करना था और तूने कैमरा ही गिरा दिया। लेकिन सुमित को तो जैसे सांप सूंघ गया था, क्योंकि वो तो बस फटी आंखों से 8वें सेल की तरफ देखे जा रहा था। अविनाश ने सुमित का कंधा पकड़कर उसे हिलाया तो मानो सुमित बेहोशी से जागा हो। सुमित ने कहा, भाई तूने जब उस सेल का दरवाज़ा खोला ना तो कोई अंदर से बाहर निकला। अविनाश ने कैमरा उठाया और वीडियो प्ले करके देखा तो उसने साफ साफ एक परछाई अपने सामने से गुजरती देखी। अविनाश ये वीडियो देखकर बेहद खुश हुआ, क्योंकि उसे लगा कि उसकी नई हॉरर मूवी में उसे काम करने के लिए एक रियल भूत मिल चुका है। अविनाश खुशी के मारे चिल्लाने ही वाला था कि तभी अविनाश और सुमित को बाहर से अंदर आते कदमों की आहट सुनाई दी। वो आवाज़ सुनकर सुमित और अविनाश 8 नंबर सेल में जाकर एक कोने में दुबक कर बैठ गए। बैठे बैठे दोनों ने देखा कि 2 कदम उस 8वें सेल तक आकर रुके। अंधेरा इतना था कि सेल के बाहर खड़े उन 2 कदमों का चेहरा देखना मुश्किल था, लेकिन उसके कपड़ों से मालूम पड़ रहा था कि शायद वो कोई गार्ड है। लेकिन सुमित या अविनाश में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस हॉन्टेड महिला पुलिस थाने का कोई गार्ड भी हो सकता है। खैर, वो गार्ड कुछ देर वहाँ खड़ा होकर वापस बाहर की तरफ चला गया। अविनाश फ़ोन की फ्लैश ऑन करके खड़ा हुआ और सेल के गेट पर आकर बाहर देखा तो उसके पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले सुमित के हाथ से छूटकर जहाँ कैमरा नीचे गिरा था वहीं अब सुमित बेहोश पड़ा था।
अविनाश ने पलटकर पूरे सेल में फ़ोन की फ्लैश घुमाई तो पूरे सेल में अविनाश के अलावा कोई नहीं था। अविनाश ने एक बार फिर सेल से बाहर देखा तो अब वहाँ भी कोई नहीं था। पलटकर एक बार फिर सेल में देखा तो अविनाश का खून ठंडा पड़ जाना लाजमी था, क्योंकि पीछे सुमित उसकी तरफ मुस्कुराता हुआ खड़ा था। अविनाश बोला, भाई मुझे तो कभी यहाँ दिखाई दे रहा है, कभी बाहर दिखाई दे रहा है। सुमित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं इधर भी हूँ और बाहर भी हूँ। और दूसरे ही पल, भाई अविनाश मैं तो कब से तेरे पीछे खड़ा हूँ। शूटिंग करने आया है यहाँ पर। भाई छोड़ ये सब बातें, चल काम पर लगते हैं। तेरी मौत आने वाली है। बुत बनकर क्यों खड़ा है? अविनाश, 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 अविनाश। और सुमित ऐसे ही आवाज बदल बदल कर बोलता रहा। अविनाश न तो भाग पाया और न ही चीख पाया, बस बेहोश होकर गिर पड़ा। अविनाश को होश आया तो उसने खुद को सेल नंबर 8 के बीच पाया और सुमित आसपास कहीं नहीं था। पूरे थाने में मौत सा सन्नाटा फैला था। अविनाश दौड़ा थाने से बाहर निकलने के लिए। दौड़कर सारी सेल्स को पार करके अविनाश थाने के एग्जिट पर पहुंचा, जहां उसकी तरफ पीट करके ज़मीन पर वही गार्ड बैठा था जो थोड़ी देर पहले अंदर आया था। अविनाश दौड़कर उसके पास पहुंचा और उससे कहा कि मेरा दोस्त अंदर फंस चुका है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। गार्ड ने बीड़ी का धुआं अविनाश के मुंह पर छोड़ते हुए कहा, आप जैसे पढ़े लिखे बेवकूफ़ लोग आते रहते हैं, ये जानते हुए भी कि यहाँ कई सारी आत्माओं का वास है। चलो भाई, हमारा तो काम ही है सुरक्षा देना। इतना कहकर गार्ड अविनाश के साथ अंदर की ओर चल पड़ा। अविनाश ने गार्ड से पूछा कि इस थाने की आखिर कहानी क्या है, तो उस गार्ड ने बताया कि सेल नंबर 8 में एक औरत थी जो शायद पागल थी। उसने 2 कैदी, एक महिला पुलिस और एक गार्ड समेत 4 हत्याएं इसी सेल में रहकर रहस्यमय तरीके से की। कहते थे कि वो काला जादू करती थी, मगर न जाने क्यों एक दिन खुद का गला काटकर उसने अपनी जान दे दी। कहते हैं उसके बाद से अब तक इस थाने में 5 आत्माओं का वास है। अविनाश कुछ बोलता उससे पहले ही अंदर से एक अजीब सी हंसने की आवाज़ ने अविनाश को चुप कराया। धीरे धीरे अविनाश और वो गार्ड आगे बढ़े। सारी सेल्स को पार करके सेल नंबर 8 तक पहुंचे। अविनाश ने फ्लैश अंदर घुमाई तो सुमित दीवार पर पैर लगाकर जमीन पर अपने दोनों हाथों के बल पर खड़ा जोर जोर से हंस रहा था। अविनाश को देखते ही सुमित चुप हुआ। पैर जमीन पर रखकर गार्ड और अविनाश के सामने उकड़ू बैठा और एक गुस्से भरी आवाज़ में अविनाश की तरफ देखते हुए बोला, तो फिर आ गया यहाँ, चला जा यहाँ से, वरना तेरे दोस्त की गर्दन यहीं मरोड़ दूंगी। अविनाश ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, नहीं, मैं मेरे दोस्त को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। सुमित ने बिना कुछ जवाब दिए अपना दायां हाथ बाएं हाथ से पकड़कर एक झटके से तोड़ दिया और हड्डी टूटने के बावजूद भी सुमित एक डरावनी हंसी हंसे जा रहा था। इस बार अविनाश के कुछ बोलने से पहले ही गार्ड बोला, छोड़ दे नीलम इसे, बच्चा है। सुमित ने जवाब दिया, नहीं गोपाल, तू आज बीच में मत आ, ये लड़का मुझे पसंद है, इसे मैं अपने साथ रखूंगी। देखो नीलम, इस बार इसे जाने दो, अगली बार अगर ये यहाँ आया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आज इसे जाने दो। सुमित एकदम सीधा खड़ा हुआ और अजीब सी आवाज़ करता भयानक तरीके से कांपने लगा और कांपता कांपता बेजान सा होकर नीचे गिर पड़ा। अविनाश फटे आँखों से एक नज़र सुमित की तरफ और एक नज़र गार्ड की तरफ देख रहा था।
गार्ड ने वहाँ के सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, जाओ उठा लो उसे, अब वो तुम्हारा दोस्त ही है। अविनाश ने जाकर सुमित को उठाने की कोशिश की, लेकिन सुमित होश में नहीं आया तो अविनाश ने उसे कंधे पर उठा लिया। आगे आगे अविनाश और पीछे पीछे गार्ड चलते हुए थाने से बाहर निकल ही रहे थे कि अविनाश ने गार्ड से पूछा, क्या सेल नंबर 8 वाली जो कैदी थी उसका नाम नीलम था? गार्ड ने कहा, हाँ। अविनाश ने पूछा, आपका नाम गोपाल है? गार्ड ने कहा, हाँ। एक और सवाल अविनाश ने मजाक में गार्ड से पूछा, कहीं आप वही गार्ड तो नहीं जिसकी नीलम ने हत्या की थी? गार्ड ने जवाब दिया, हाँ। अविनाश ने पलट कर देखा तो पीछे कोई गार्ड नहीं था, बस एक जलती हुई बीड़ी जमीन पर पड़ी सुलग रही थी।